हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में जो प्रश्न है वो एसएससी जीडी और एलडीसी में आए हुए प्रश्न हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, जैसे कि एसएससी जीडी पूछती है। तो इसलिए साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? प्रश्न कह रहा है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेंटिंग। तो किसके काल में रॉलेट एक्ट 1919 में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसके शासनकाल में आया था रॉलेट एक्ट? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और 1919 में ही क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, इसको भी याद रखें, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में, और 1919 में ही क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था। अगला प्रश्न है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? प्रश्न कह रहा है कि आनंद वन किसने स्थापित किया? आनंद वन किसने स्थापित किया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाबा आमटे। किसने किया था आनंद वन स्थापित? बाबा आमटे ने। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डगलस एंजेल वर्ट ने। जो कंप्यूटर का माउस होता है तो सर्वप्रथम किसने बनाया था? डगलस एंजेल वर्ट ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्ट क्या है? मतलब दूरदर्शन चैनल किस लिए फेमस है, ये क्या दिखाता है वो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेषित संकेत की आवृत्ति। क्या है? प्रेषित संकेत की आवृत्ति। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 5 है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में बहुत अच्छे प्रश्न हैं और अच्छे लेवल के हैं। आपका प्रश्न पूछ रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर में। कहाँ पर है ये स्टेडियम ग्रीन पार्क? तो कानपुर में। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, बर्फ सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तरी ध्रुव में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश को। किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो अगर कोई रक्षक पूछा जाए तो कौन है? मुख्य न्यायाधीश। और कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? सर्वोच्च न्यायालय के। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अक्सर लोग राष्ट्रपति पर टिक कर देते हैं, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। किसके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं भारतीय संविधान के रक्षक। अगला प्रश्न है, अगर हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, डेंटल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होता है। डेंटल में मौजूद
प्रतिरोधी यौगिक होता है? डेंटल क्या होते हैं? दांत। तो क्या होता है डेंटल में, कौन सा प्रतिरोधी यौगिक होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनलोरॉक्सिन, एनलोरॉक्सिलेनॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है, एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं आता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये एक ऐसा देश है कि इसके जो टिकट होती है, डाक टिकट, उस पर इसका नाम नहीं होता है। किसमें? किस देश का? यूके देश का। प्रश्न नंबर 11 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। ये एसएससी जीडी और एलडीसी में आए हुए प्रश्न हैं। इनकी लैंग्वेज थोड़ी आपको टफ मिलेगी क्योंकि ये बनाए हुए प्रश्न नहीं है, आए हुए प्रश्न है और इसी लेवल का एसएससी जीडी पूछता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित होता है। क्या परिवर्तन निहित होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो सौर ऊर्जा हमारी किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, ऊंट में डीएनए अध्ययन कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं? किस देश के वैज्ञानिकों ने ऊंट में जो डीएनए का अध्ययन किया था वो कंप्लीट कर लिया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चीन देश ने ऊंट में डीएनए का अध्ययन पूरी तरह से कर लिया है। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऊंचाई वाला सैनिक विमान पतन कहाँ है? प्रश्न पूछ रहा है, अधिकतम ऊंचाई वाला सैनिक विमान पतन कहाँ है? तो किस देश में पाया जाता है? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चीन में। चीन में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला सैनिक विमान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? आपके चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो सबसे ज्यादा इन चारों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन। किसका सबसे ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का। अगला प्रश्न है, बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो हमारे मस्तिष्क के भाग हैं, प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में या मेडुला में या फिर थैलेमस में। तो हमारा जो बुद्धि केंद्र होता है वो किस मस्तिष्क में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्यतः मात्रा कितनी होती है? प्रश्न पूछ रहा है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्यतः मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या फिर 7 लीटर। तो एक वयस्क मानव में रुधिर की मानता सामान्यतः मात्रा कितनी होती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लीटर। कितनी होती है? 5 लीटर। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ प्राप्त हुआ था बुद्ध जी को ज्ञान? तो ज्ञान क्या होती है? बुद्धि। तो बुद्धि से ही ऐसे ही लगा लो, तो हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में।
बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। अगला प्रश्न है, धूम्रपान किसका मिश्रण है? धूम्रपान किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है धूम्रपान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धूम्र और कोहरे का। किसका है? धूम्र और कोहरे का। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया है? प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी को। किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को कहा गया है। क्या कहा गया है? रिक्रूटिंग सार्जेंट। किस टाइम की बात है? प्रथम विश्व युद्ध के समय की। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में क्या अंतर होता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र और दूरदर्शी यंत्र, क्या अंतर होता है? सूक्ष्मदर्शी हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। दूरदर्शी होते हैं जो दूर की वस्तुएं, जो जो उनको क्लियर देखना है दूर की वस्तुओं को, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों यंत्र एक साथ रखे हुए हैं, इनको हम पहचाने कैसे कि ये कौन सा है और ये कौन सा है? तो उनको हम पहचान सकते हैं लेंस की लंबाई और आकार का। लेंस की लंबाई, उसमें अंतर प्रश्न में पूछा है यंत्रों में क्या अंतर होता है, तो किसका अंतर होता है? लेंस की लंबाई का और आकार का। किसका अंतर होता है इन दोनों में? लेंस की लंबाई का और आकार का। या फिर ऐसे कह लो कि हम दोनों के जो दोनों यंत्र होते हैं उनकी हम लेंस की लंबाई देखेंगे और उनका आकार देखेंगे, तो लेंस की लंबाई और आकार के आधार पर उन दोनों में अंतर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा उद्यान कृषि। उद्यान कृषि। उद्यान कृषि को क्या नाम दिया गया है? स्वर्णिम क्रांति। उद्यान कृषि किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति से। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? हमें जो आकाश नीले कलर का दिखाई देता है, नीले रंग का, वो किस कारण से दिखाई देता है? तो वो प्रक्रिया होती है ऑप्शन डी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण हमें कैसा दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक, प्रकीर्णन की क्रिया के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका किसका उदाहरण है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के प्रक्षेपण का। तो मरीचिका क्या होता है? हम जब सड़क पर जाते हैं तो सड़क से थोड़ी दूर, जैसे 50 मीटर हम सड़क पर खड़े हुए हैं और 50 मीटर दूरी को हम वापस मुड़कर देखते हैं, तो हमें सड़क पर ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। सड़क पर क्या लगता है? जैसे कि पानी भरा हुआ है सड़क पर, जबकि हम उसी सड़क पर अभी चल के आए हैं, जब पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है वहाँ पानी भरा हुआ है। तो जो चमकती है पानी की तरह सड़क, उसी को ही हम मरीचिका कहते हैं। तो ये किसके कारण हमें ऐसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है हमें प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो दिखाई देता है हमें देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना ये भी कि क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा का चमकना होता है। मतलब जो हीरा चमकता है वो किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये प्रश्न में बहुत पूछा जाता है, फिजिक्स का प्रश्न। तो हीरे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका का उदाहरण क्या है? मरीचिका किसका उदाहरण है? जो सड़क पर जो पानी चमकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नहर। यमुना नहर से सबसे ज्यादा क्या होती है? सिंचाई होती है, खेतों की सिंचाई होती है यमुना नहर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इतना ध्यान रखें, यहाँ पर क्या पूछा है? पक्षी पूछा है, जानवर नहीं। तो पक्षी सबसे बड़ा कौन सा है? वो है शुतुरमुर्ग का। हाँ, अगर आपको यहाँ कोशिका पूछी जाती कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? पक्षी ओनली पूछा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। प्रश्न नंबर 26 है, जप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? जप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? जप्ती प्रणाली किसने दी थी? तो किसने दी थी? टोडर मल ने। किसने दी थी? टोडर मल ने दी थी जप्ती प्रणाली। अगला प्रश्न है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने क्यों लगता है? क्योंकि फिर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने क्यों लगता है वो? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। जब हीलियम का घनत्व कम होगा किसी भी चीज का, तभी तो वो ऊपर उड़ेगा। तो वहाँ वायु का घनत्व अधिक होता है और हीलियम का कम होता है, इसलिए हीलियम भरी होती है गुब्बारे में और वो वायु में उड़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। इतने ही प्रश्न है आज की वीडियो में। तो आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।